में कई ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें लोग कभी कभी नज़रअंदाज करने की गलती कर देते हैं। ऐसी ही एक बीमारी है एज़मा, यानी कि अस्थमा, जिसे हम दमा भी कहते हैं। इस बीमारी में सांस की नली में सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है। और विंटर्स में तो इस बीमारी से ग्रसित लोगों की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बढ़ते एयर पोल्यूशन की वजह से अस्थमा के पेशेंट्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम अस्थमा के बारे में डिटेल में जानेंगे। क्या होते हैं उसके शुरुआती लक्षण, जिसे हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ उससे बचाव के तरीके और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की भी बात करूंगी। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर रागिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आपको मालूम है क्या करना है। फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो शेयर करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड इन दिस वे यू विल बी अ मेंबर ऑफ आवर एक्सटेंडेड क्यूरोपैथ फैमिली। एस्मा को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है। जनरली जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हवा हमारे नाक, मुंह से गले यानी कि ट्रकिया एंड रेस्पिरेटरी पैसेज से होते हुए लंग्स तक पहुंचती है। एंड लंग्स में छोटे छोटे से एयर सैक्स होते हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। एंड लंग्स में प्रेजेंट ये एल्वियोलाई ही गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो उससे ऑक्सीजन को ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाने का काम एल्वियोलाई ही करती है। एंड अब जानते हैं एस्थमा में क्या होता है। एस्थमा में ट्रकिया में सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी पैसेज नैरो हो जाता है एंड लंग्स तक बहुत कम मात्रा में एयर पहुंच पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को रेस्पिरेटरी हंगर होता है, उसको सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है। सांस लेते समय वीजिंग साउंड, चेस्ट में हैवीनेस, कंजेशन और खांसी, ये एस्थमा के मेन सिम्टम्स हैं। एस्थमा के कुछ शुरुआती सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि नंबर 1, बार बार खांसी आना। वैसे तो सर्दी खांसी को हेल्थ से रिलेटेड एक सामान्य समस्या माना जाता है, लेकिन अगर आपको बार बार खांसी आती है एंड ज़्यादातर अटैक्स में खांसी आती है तो ये एक अस्थमा का इंडिकेशन हो सकता है। सांस लेते समय वीजिंग साउंड या फिर सीटी की आवाज़ आए तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। सांस की समस्या वैसे भी बहुत सीरियसली लेनी चाहिए। सांस लेते समय वीजिंग साउंड या घरघर की आवाज़ आ रही है तो आप इसे इग्नोर ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। नंबर 2, सांस फूलना। कभी कभी ज़्यादा थकान की वजह से सांस फूलने लगती है, लेकिन अगर आप थके हुए नहीं हैं या थोड़ा सा काम कर लेने पे, थोड़ा चल फिर लेने पे अगर आपकी सांस फूलने लगती है तो इस इंडिकेशन को सीरियसली लेना चाहिए। ये एक एस्थमा का सिम्टम हो सकता है। नंबर 3, चेस्ट में कंजेशन एंड हैवीनेस। जिन लोगों को कार्डियक डिजीजेज है उनके चेस्ट में जकड़न और भारीपन आम बात है, किंतु जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है फिर भी चेस्ट में हैवीनेस एंड जकड़न है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो एस्थमा की हो सकते हैं। जैसे एस्थमा की प्रॉब्लम सुबह के टाइम और रात को बढ़ जाती है, जैसे कि बार बार खांसी आना, चेस्ट में कंजेशन एंड वीजिंग साउंड, सांस फूलना, ये सारी प्रॉब्लम्स रात में और सुबह में बढ़ जाती हैं। साथ ही ठंडी हवा में सांस लेने पे भी अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये थे कुछ एस्थमा के सिम्टम्स जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। कॉज की अगर बात करें तो एज सच एस्थमा का कोई कॉज नोन नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे कि जेनेटिक कॉज, मीन्स फैमिली में किसी को एस्थमा हो, लाइक मदर, फादर, भाई या बहन, इनमें से किसी को एस्थमा हो तो एस्थमा होने की प्रोबेबिलिटी पेशेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देन इफ देयर इज ए हिस्ट्री ऑफ वायरल इन्फेक्शन, अगर बचपन में कभी कोई सीरियस वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे कि RSV, रेस्पिरेटरी सिंकिशियल वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो बचपन में, तो वैसे पेशेंट्स में भी एस्थमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब कोई बच्चा यानी कि इन्फेंट अपने बर्थ से कुछ ईयर तक किसी भी पैथोजेन या बैक्टीरिया कांटेक्ट में नहीं आ पाता, तो वैसे हालत में उसका इम्यून सिस्टम एस्थमा या किसी दूसरे एलर्जी कंडीशन से फाइट करने के लायक स्ट्रांग नहीं बन पाता है। तो वैसे बच्चों में भी एस्थमा होने का रिस्क बाकी बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो
एज्मा को ट्रिगर कर सकते हैं और उसके सिम्टम्स को और ख़राब कर सकते हैं, जैसे कि कोई अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, या फिर स्मोक, फॉग और किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आना, एंड एक्सपोजर टू डस्ट एंड ऑफ कोर्स चेंज ऑफ वेदर। क्योर से पहले बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की, बिकॉज इट्स सेड ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जिनको भी अस्थमा हो गया है उनको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अस्थमा के पेशेंट्स को बारिश, ठंडी और डस्ट पार्टिकल से खुद को सेफ रखना चाहिए। नंबर 2, ज़्यादा ह्यूमिड इन्वायरमेंट में नहीं रहना चाहिए। नंबर 3, घर से बाहर निकलते समय मास्क ज़रूर लगाएं। नंबर 4, स्मोकर से खुद को दूर रखें। एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल्स लाइक स्प्रे, अगरबत्ती, मच्छर भगाने वाला कॉइल हो, इंसेक्टिसाइड्स एंड परफ्यूम से खुद को जितना दूर रखें उतना अच्छा है। ऐसे ही छोटे मोटे लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस करके अस्थमा को इफेक्ट को थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं अस्थमा के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। इम्यून सिस्टम के हाइपर एक्टिविटी के कारण अस्थमा होता है, एंड होम्योपैथी बॉडी की इसी हाइपर एक्टिविटी को कम करके अस्थमा का कंप्लीट ट्रीटमेंट करती है। होम्योपैथी हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है और बार बार होने वाले सर्दी, खांसी एंड गले में इन्फेक्शन के टेंडेंसी को भी कम करती है। अगर आप इस बात को लेके कंफ्यूज हैं कि अस्थमा के लिए होम्योपैथी कितना इफेक्टिव है, तो मैं आपको बता दूं, अस्थमा के लिए होम्योपैथी बिल्कुल सेफ एंड नॉन टॉक्सिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसकी आदत भी नहीं लगती। अगर आप अस्थमा के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं तो बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के कोई भी दवाई नहीं लें। अस्थमा के इलाज में यूज की जाने वाली कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस की चर्चा कर लेते हैं। जो पहली मेडिसिन है आज की वो है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो अस्थमा के इलाज में यूज की जाती है, स्पेशली जब अस्थमा एल्डरली पेशेंट्स में हो एंड रात को 12 के बाद मीन्स आधी रात के बाद अस्थमा का अटैक आता हो पेशेंट को। पेशेंट बहुत ज़्यादा एंक्शियस हो, रेस्टलेस हो, छाती में जलन हो, ड्राई अस्थमा हो एंड ह्यूमिडिटी के कारण एलर्जिक अस्थमा हो, तो भी आर्सेनिकम एल्बम हैज शोन मार्वेलस रिजल्ट्स। Then we have second most important homeopathic medicine which is used to treat asthma and asthma-like condition, and it is antim-tart। जब लंग्स में कफ भरा हो जिसकी वजह से घर घर की आवाज़ सुनाई दे, चेस्ट में कफ हो लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी न निकल पाए, तो पेशेंट को एंटिम-टार्ट देना चाहिए। एंड एंटिम-टार्ट लंग्स के ऑलमोस्ट हर कंडीशन के लिए सूटेबल है, फिर चाहे वो न्यूमोनिया हो, सादा जुकाम हो, ब्रोंकाइटिस हो, प्लूरल इफ्यूजन हो या फिर सादी खांसी ही क्यों ना हो। देन वी हैव ब्रोमियम। सरसराहट के साथ खांसी होती है, मीन्स पेशेंट बोलता है कि मैडम सुरसुरी होती है, मीन्स क्राउलिंग जैसा कुछ होता है और फिर खांसी स्टार्ट हो जाती है, गला बैठ जाता है, खांसते खांसते ऐसा लगता है जैसे कि दम घुट जाएगा, सांस लो तो ऐसा लगता है जैसे ठंडी हवा अंदर जा रही है, सांस लेने में मुश्किल होती है इसलिए लंबी लंबी सांसें लेने की कोशिश करता है। तो ये सारे सिम्टम्स हमें ब्रोमियम पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये अगर दिख रहा है आपको तो पेशेंट को ब्रोमियम देने से उसे बहुत आराम मिल जाएगा। छोटे बच्चे को खांसी हो, अस्थमा अटैक के समय चेहरा नीला पड़ जाए, आधी रात को सोते सोते बच्चा जाग जाए विद द अटैक ऑफ कफ, सांस नहीं ले पाए, ड्राइनेस एंड कंजेशन ऑफ नोज हो, एंड जब ये सारे सिम्टम्स कंबाइनली दिखे तो हम उसे सैम्बुगस नाइगर देते हैं, जिससे उसके सिम्टम्स ऑब्वियसली रिलीव हो जाते हैं। देन वी हैव ब्लाटा ओरिएंटालिस। ब्लाटा ओरिएंटालिस एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं, एंड स्पेशली ये तब दी जाती है जब आर्सेनिक देने के बाद पेशेंट के सिम्टम्स में रिलीफ नहीं मिलता है। ब्लाटा स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करती है एंड लंग्स से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करने में बहुत अच्छा वर्क करती है। ब्लाटा का पेशेंट ठीक से लेट नहीं पाता है, लाइंग इज द वर्स्ट पोजीशन फॉर हिम। लेटने से उसकी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं एंड ऐसा लगता है जैसे कि सांस ही नहीं आ रही है, चोकिंग फील होता हो, तो उस पेशेंट को हम ब्लाटा देते हैं। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड उसके अस्थमा में इंडिकेशंस। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें।
कोई भी मेडिसिन लेने से पहले एक अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथ को जरूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि जब भी एक डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो आपकी कंप्लीट केस हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद ही एक वो स्पेसिफिक ड्रग पे पहुंच पाते हैं, बिकॉज वी कंसिडर एवरी पेशेंट डिफरेंट फ्रॉम द अदर। इसलिए कोई भी मेडिसिन खुद से कंज्यूम नहीं करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। होप यू फाइंड दिस यूजफुल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, एंड इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर लव्ड वंस। मिलूंगी मैं द क्यूरोपैथ के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे हेल्थ रिलेटेड इशू के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। एंड हाँ, प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू wear mask and maintain social distancing. Thank you so much.